हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेनोग्राफर नियमावली अर्थात उत्तर प्रदेश आशुलिपिक नियमावली के बारे में कि क्या होती है नियमावली, किस आधार पर उत्तर प्रदेश में यूपीटीपीएससी में स्टेनो की पोस्ट आती है, स्टेनो से किस पोस्ट पे प्रमोशन होता है, कितने साल में होता है, कितनी सैलरी मिलती है जब हम स्टेनो पे ज्वाइन करते हैं, आगे हमारे ग्रेड पे क्या हो जाते हैं। इन सब चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, नियमावली को समझने के लिए अगर आपने विज्ञापन पढ़ा हो, जो 333 का विज्ञापन आया था या अभी उसके बाद जो 1224 का विज्ञापन आया है स्टेनो का, हर विज्ञापन में एक जिक्र होता है नियमावली का कि उसी आधार पर ये भर्ती होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014। आगे बढ़ेंगे फिर आप देखेंगे आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014, और आगे बढ़ेंगे फिर आप देखेंगे आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014। तो एक विज्ञप्ति में कई बार इस नियमावली का जिक्र होता है। तो क्या होती है ये नियमावली, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी नियमावली माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड होती है, यानी कैबिनेट से अप्रूवल के बाद राज्यपाल इसकी अनुमति देते हैं और ये कानून बन जाता है। इसी आधार पर यूपीटीपीएससी भर्ती करता है। यानी ये एक नियम है जो यूपीटीपीएससी को, शासन को, विभागों को, सबको फॉलो करना है। इसी आधार पर हम भर्ती होती है उत्तर प्रदेश सरकार में। चलिए देखिए, नियमावली बहुत बड़ी है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है मैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी आपको गूगल से या लिंक से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डिटेल से पढ़ सकते हैं। और स्टेनोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 कही जाएगी। मतलब कि जब से ये कानून बनता है 2014 में ये नियमावली बनी, इसीलिए इसका नाम रखा गया 2014 नियमावली। कहाँ कहाँ ये लागू होगी? देखिए, नियमावली का लागू होना उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधानमंडल के लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षणाधीन अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जो उच्च न्यायालय के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता के जो नीचे कोर्ट हैं को छोड़कर, यानी इतनी जगह ये नियमावली लागू नहीं होगी। कहाँ लागू होगी? उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में। मोटा मोटा अगर हम कहें तो यूपीट्रिपलएससी पे ये नियमावली लागू होगी। यानी यूपीट्रिपलएससी जो भर्ती निकालता है, इसी आधार पर भर्ती निकालता है, या विभाग जो अधियाचन भेजते हैं इसी आधार पर भेजते हैं। देखिए, जो हमारे मतलब का है वो हम समझ लेते हैं। भाग 3 भर्ती कैसे भर्ती होती है? आशुलिपिक संवर्ग में कैसी भर्ती आती है? जो पोस्ट आती है वो आशुलिपिक की आती है, सीधी भर्ती द्वारा। यूपीट्रिपलएससी हमेशा स्टेनो का अधियाचन निकालता है, यानी आशुलिपिक का निकालता है। फिर कह रहा है, फिर समझ लेते हैं कि कैसे प्रमोशन होता है। अब आशुलिपिक से स्टेनो से पीए ग्रेड 2, व्यक्तिक सहायक को इंग्लिश में पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2, श्रेणी 2 मतलब ग्रेड 2। फिर प्रमोशन होता है पीए ग्रेड 1, ऐसे बोला जाता है डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो स्टेनो से ग्रेड 2 कब बनेंगे? देखिए, लिखा है मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन करते हैं तो पूरे 8 साल बाद, 1 जनवरी 2028, 20 से 28, 8 साल बाद आप इस प्रमोशन के पात्र होंगे। तो एकदम समझ लीजिए, यदि आप स्टेनो बनते हैं तो पहला प्रमोशन आपका 8 साल बाद होगा। कितने ग्रेड पे होगा अभी नीचे बताते हैं। फिर क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप 8 साल बाद पीए GR 2 बन गए, ग्रेड 2 बन गए। फिर ग्रेड 1 कब बनेंगे? मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तिक सहायक श्रेणी 2 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग के कुल 15 वर्षों की सेवा और व्यक्तिक सहायक श्रेणी 2 के पद पर 5 वर्षों की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो। क्या क्राइटेरिया है कि आप या तो 15 वर्ष आपको पूरे हो गए हों स्टेनो बने, या 5 वर्ष हो गए हों GR 2 यानी पीए ग्रेड 2 बने, तब आप ग्रेड 1 बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्राइटेरिया आपको पता है कि भारत का नागरिक हूँ, सब आपका नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, तो आपने नोटिफिकेशन में भी कई बार पढ़ा होगा। देखिए, जो नोटिफिकेशन निकलता है वो भी इसी आधार पर निकलता है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए,
हिंदी आशुलेखन में 80 और टाइपिंग में 25 का स्पीड होनी चाहिए। CCC होना चाहिए। CCC ना हो तो इंटर में एक कंप्यूटर का सिलेबस होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें इसमें देखिए। हाँ, आयु समझ लीजिए, इसमें लिखा है साफ साफ कि सीधी भर्ती के रिक्तियां प्रकाशित की जाएं 1 जुलाई को, यानी जिस भी साल ये भर्ती आएगी, मान लीजिए 2026 में आएगी तो 1 जुलाई को आप 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हों तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। जब भी किसी भी वर्ष में भर्ती आएगी तो उस वर्ष की 1 जुलाई को आपकी डेट 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, स्वस्थता उस्तता, है ना। आगे बढ़ते हैं, सीधे हम आते हैं वेतन पे कि कैसे वेतन मिलेगा। तो ये रहा वेतन का क्राइटेरिया जो पहले से निर्धारित है कि जब आप स्टेनो पे भर्ती होते हैं आशुलिपिक, तो आपका वेतन होता है 2800 पे कितना वेतन बनता है अभी मैं इसको नीचे डिस्क्राइब कर दूंगा। फिर जब आप कितने साल बाद, 8 साल बाद, कम से कम 8 साल बाद जब PA ग्रेड 2 बनते हैं तब आपको मिलता है 4200। उसके बाद फिर जब हम PA ग्रेड 1 बनते हैं तब हमारा मिलता है 4600। ये है वेतन का क्राइटेरिया। अब हम समझ लेते हैं कि 2800 पे कितना मिलता है। मान लीजिए आप आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि अभी DA 58% है। अगर आप अभी एज ए स्टेनो ज्वाइन करें 2800 ग्रेड पे कितने पे, 2800 पे, तो आपका बेसिक पे होगा 29,200। ये अपने मन से क्रिएट नहीं किया गया, ये स्लैब होता है। ये स्लैब आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट में जो है ये पूरा स्लैब है कि 2800 ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे अगर आप, तो पहला जो उसमें बेसिक पे होता है वो 29,200 रुपये होता है। फिर उस पर DA लगता है 58%। जब 29,200 का 58% निकालेंगे तो 16,936 रुपये हो जाएगा। HRA मतलब जो हाउस रेंट मिलता है गवर्नमेंट देती है वो 3,340 रुपये देती है। तो जो हमारी ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी इन सब चीज़ों को जोड़कर, किन किन चीज़ों को जोड़कर, हमारे बेसिक पे को जोड़कर, DA को जोड़कर और HRA को जोड़कर जो हमारी सैलरी बनेगी वो 49,476 रुपये बनती है। इसमें हम NPS काट देंगे। NPS जो गवर्नमेंट का पेंशन सिस्टम है वो कट जाता है 4,614 रुपये। तब जो सैलरी हाथ में आती है वो 44,862 रुपये आती है। तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी हो गई, 44,862 रुपये। तो ये नियमावली आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या प्रमोशन होते हैं, कैसे क्या होते हैं। बाकी ये नियमावली आपको गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन जो बेसिक था, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।